है कि केंद्र और राज्य सरकारों को फ्री की रेवड़ियों की जगह रोजगार के मौके बनाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से सवाल पूछा कि फ्री की रेवड़ी आखिर कब तक बांटी जाएगी। तो कोविड के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने हैरानी जताई कि 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन दिया जा रहा है। बेंच ने कहा कि इसका मतलब है कि सिर्फ टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। एक एनजीओ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्री की योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। दरअसल चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की योजनाएं राजनीतिक दलों की लोकप्रिय रणनीति बन गई हैं। मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त घर और मुफ्त इलाज जैसी तमाम योजनाओं के जरिए सभी पार्टियां गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आकर्षित करती हैं। कोई भी दल बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं पर बात नहीं करता। देश के 70% लोग बेरोजगार हैं, सिर्फ 30% लोग ही रोजगार में हैं, जिनसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। ये गंभीर मुद्दा है। आखिर रोजगार के अवसर क्यों पैदा नहीं किए जा रहे? वहीं दूसरी तरफ फ्री की रेवड़ी से राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। पिछले दिनों केंद्रीय वित्त विभाग भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। तो सवाल यह है कि फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी? पहले सुनिए इस मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, उसी के तहत ये राशन वितरण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि कब तक फ्री में हम देंगे, ये बात भी बिल्कुल अपनी तरफ से व्यवहारिक है। तो न्यायपालिका का ये सुझाव विधायिका अपने निर्णय लेगी, डिसाइड करेगी, और फिर कार्यपालिका उसी हिसाब से काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। इस ऑब्जर्वेशन पे गंभीरता से मनन करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं कि रोजगार क्रिएट किए जाए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है रोजगार विहीन विकास को प्राथमिकता देती है। वो अडानी जी जैसे लोगों को प्रोजेक्ट दे करके आम कॉन्ट्रैक्टर्स की जॉब छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट की राय बिल्कुल सही है जी। क्योंकि ये सारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है जी। जो लोग फ्री का सबको है भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन जो फ्री का मिल रहा है उतने में अभी तक ये नए रोजगार सृजन कर सकते थे जो परमानेंट लोगों की रोजी रोटी का साधन बन जाते। परमानेंट कोई साधन है नहीं, तो ये देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब पैसा रहेगा नहीं और लोगों को न रोजगार होगा, तो अब देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है बिल्कुल सही है। तो फ्री की रेवड़ी पर सुप्रीम फटकार लग चुकी है। सवाल पूछा गया है सरकार से कि आखिर कब तक फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, साथ ही ऋषि मिश्रा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से आज चर्चा हो रही है, क्योंकि फ्री की रेवड़ी हम देखते हैं जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं घोषणाओं का पिटारा खुल जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े वादे कर दिए जाते हैं कि आपको फ्री में पानी, बिजली और इस तरह की तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ऋषि जी, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट में आपसे लेना चाहती हूँ, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, बशर्ते यहाँ पर काम ये होना चाहिए कि कम से कम आप रोजगार पर काम करें, लोगों को किस तरह से रोजगार दिया जाना चाहिए उस पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं सुप्रीम कोर्ट के मंतव्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि कब तक आप ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनावी मौसम में वादा करते हैं जी। सवाल ये उठता है कि जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको मद्देनजर देखते हुए आप ऐसे वादे ना करें जिससे इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अब हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक समय ऐसा भी आया है कि आप अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको वेतन देने में आप सक्षम नहीं है। इस प्रकार के वादे हर पार्टी चुनाव के समय करते हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। आज देखिए, आज हम अपने आप में दम भरते हैं कि हम विश्व के 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, फिर भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है। आप समझ सकते हैं
कि आज भी हमारे देश में 80 करोड़ 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में अनाज देने की जरूरत है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस मंतव्य से, इस बयान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि फ्री वीज के बदले आप रोजगार पैदा करें, लोगों को एजुकेट करें, मेडिकल सिस्टम ऐसा ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, ताकि अधिक से अधिक रोजगार पैदा हो सके और हम उन लोगों को उसमें एडजस्ट कर सके, ना कि फ्री वीज दे के हम उनको एक तरह से विकलांगता के श्रेणी में लाए। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी ये भी देखिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, पहले से ही ये दौर रहा है कि आप किसी भी तरह से वोटर्स को लुभाते हैं और जो सबसे शॉर्टकट रास्ता दिखता है वो ये है कि फ्री में आप उन्हें कुछ दे दीजिए, फ्री में देंगे, लुभाएंगे उन्हें और उस वक्त वो आपको वोट दे देंगे। लेकिन ये जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं एक नुकसान जो आर्थिक व्यवस्था है उसको होता है देश की। जी, निश्चित तौर पे आपके इस कथन में 100% सत्यता है कि एक व्यवस्था रहती है और वो बिगड़ जाती है इसको लेकर के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कौन इसको एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट करता है, आखिर सभी राजनीतिक दल हैं। और आप इतिहास उठा के देखें तो किस प्रकार से ये चलन की शुरुआत हुई है। हालांकि स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होता है, उसको अपने नागरिकों की सुरक्षा और इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। तो कोविड एक एपिडेमिक था, पेंडेमिक था, और उसके बाद कुछ जो लेना था जरूरी कदम सरकार ने उठाए जी। परंतु अब है क्या कि एक ऐसी बातें बढ़ जाती हैं। एक तरह से देखिए, एक अव्यवस्था भी स्थापित होती है समाज में कि ठीक है, आपने ये स्कीम फ्री करी, वो स्कीम फ्री करी, लेकिन अब ये इस प्रकार के जो प्रश्न उठे हैं तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे पूरा भरोसा है कि जनता भी इस बात को परखेगी कि भाई कौन है और किस बेस पे वो ले आ रहा है इस स्कीम को, कितना वादा कर रहा है जी। मिश्र जी ने जो है रेफरेंस दिया हिमाचल का और कर्नाटक का, मैं कर्नाटक का भी दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि राजनीतिक दल या चुनाव आयोग को कुछ दिशा निर्देश जारी करे कि भाई क्या वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था तो नहीं, अवस्था क्या है राज्य की, जो आप ये प्रॉमिस करके आप आ रहे हैं और ये कहां तक फुलफिल कर पाएंगे। तो कहीं इसको एग्रेसिवली फुलफिल करने के लिए अति प्रसन्नता में आपने घोषणा कर दी और पता लगा कि आपको फिर वो इंप्लीमेंट करने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो जनता का विश्वास भी जो है सिस्टम से उठता है। अब अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले थोड़ी देखा, लेकिन मुझे पूरी डिटेल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है या निर्देश है मुझे अभी नहीं क्लियर है, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन है तो शायद ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कि बताइए आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे इलेक्शंस होने हैं और ये क्योंकि ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। नहीं, ये तो देखिए सवाल पूछा है तो केंद्र माकूल जवाब देगा, कोई न कोई सब्स्टिट्यूट या कोई न कोई उसका विकल्प आएगा कि भाई जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से चले, है ना। विकास योजनाओं को अभी आदरणीय आपके स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ कि विकास योजनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जाता। निश्चित तौर पे वो स्टेट वेलफेयर का काम करेगा तो वो उसको करेगा, लेकिन इसमें एक सीमा रेखा जरूर होनी चाहिए कि आपको अगर व्यवस्था का संज्ञान नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते। ये स्वागत योग्य कदम है, देखते हैं केंद्र के जवाब के बाद इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि चर्चा तो कम से कम शुरू हुई। जब चर्चा शुरू होती है तो जनता जो है जरूर पूछती है कि किस आधार पे आप इसको करेंगे, और अगर जनता उन जनप्रतिनिधियों को पूछेगी कि भाई आप कैसे दे रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जनता पूछती है, लेकिन ऋषि जी यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि सबसे ज्यादा जो निराश हो जाते हैं या जिन्हें लगता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, वो होता है मिडिल क्लास का, टैक्स पेयर्स। उन्हें लगता है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और सारी जो व्यवस्था है वो हम पर ही टिकी हुई है, बाकी को तो फ्री कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे खाते में कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल, जो सेक्टर जो एक हिंदुस्तान का एक वर्ग जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है उसको क्या बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट कहाँ मिलना चाहिए जी। हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कर्नाटका में भी कुछ वर्ष पहले चुनाव हुआ है। वहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, ने तमाम उन्होंने वादे तो कर दिए, जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। अब कर्नाटका की स्थिति ये है कि पूरे हिंदुस्तान के 2800 राज्य का बजट आप देखिए एजुकेशन और हेल्थ का
सबसे जो एवरेज लोअर बजट है वो कर्नाटका का है। कर्नाटका हुआ राज्य जो सबसे मतलब वहाँ आईटी हब है, तमाम ऐसे इंडस्ट्री है, फिर भी वह राज्य जो है इतना फ्री वीज का वादा कर दिया है, इतना उस पर फाइनेंशियल प्रेशर है कि जिन सेक्टर पे आपको ध्यान देना है जैसे एजुकेशन और हेल्थ, उसका जो बजट है यदि 2800 राज्य का एवरेज निकाले उससे लो है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। आप देख लीजिए ना, आप देख लीजिए जैसे बिहार देख लीजिए, बिहार के तमाम आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए कि ऐसी व्यवस्था वहाँ है, हालांकि वहाँ बीजेपी जेडीयू की सरकार है, इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को। आप बिहार में देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपने ही बनाए हुए सिस्टम पे विश्वास नहीं है। यदि उनको आंख भी दिखवाना होता है तो वो पटना के किसी जो सरकारी एक से एक अच्छे हॉस्पिटल सरकार के अनुसार मैं बता रहा हूँ, वहाँ वो ट्रीटमेंट जाते हैं। वो ट्रीटमेंट कहाँ कराते हैं? दिल्ली कराते हैं, या तमाम बड़े लोग जो हैं बिहार के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर विश्वास नहीं है। तो हमें काम करने की कहाँ जरूरत है? एजुकेशन में काम करने की जरूरत है। आज भी देखिए, क्योंकि मैं बिहार से हूँ इसलिए मैं डाटा दे रहा हूँ आपको कि 50% ऐसे स्कूल हैं जिनके पास अपने बिल्डिंग तक नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों में, और आप जो है फ्री फीस बांट रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि मैं यदि राजद सरकार आएगी तो मैं वृद्धा पेंशन जो है 400 से 1500 कर दूंगा। अरे भैया, आप पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा आप उसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उससे काट के आप फ्री फीस में आप दोगे। तो नुकसान जो है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि नुकसान उस वर्ग को होता है, उस वर्ग के दर्द मर्म को भी समझना है जो आपके झोली को भरता है अपने टैक्स से। तो आप उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान देना चाहिए, और इसमें एक पार्टी को दोष देना, बिल्कुल इसमें एक पार्टी को दोष नहीं देना चाहिए। लगभग सभी पार्टियों का ये नजरिया बन गया है कि सब कुछ ना कुछ फ्रीबीज देकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। प्रदीप जी, ये भी देखा जाता है राज्य सरकार अगर ऐसा करती है तो उस पर कितना बोझ पड़ता है, और उस बोझ के तले कोई भी जो सरकारें जब दबती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं महंगाई देखने को मिलती है, और इसके अलावा और तमाम ऐसे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं जिनका सीधा असर जनता पर होता है। जी, एकदम निश्चित ही है। ये तो अगर डिसबैलेंस होगा तो अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसी पे आता है। नीचे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े वालों से कोई सरोकार ही नहीं है। अल्टीमेटली घिसता वही व्यक्ति है जो टैक्स देता है टाइम पे, और अपनी टैक्स के पेनल्टी को बचाने के लिए इधर उधर से भी पैसे देता है कि समय से हम दे सके। तो अब ये तो जैसे मैंने कहा जी, देखिए कि ये एक चर्चा छिड़ेगी, और जब चर्चा छिड़ेगी और जनता के बीच में ये लोग जा करके देखेंगे तो ही इनको क्लियर पिक्चर आएगी। कम से कम मैं तो नीतू जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, और जिस प्रकार से रेवड़ी कल्चर की, अब बताइए, लोगों ने अपने कैंपेन का नाम भी रख दिया रेवड़ी पे चर्चा। हास्यास्पद है, लेकिन आज ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये सवाल आया है, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, और मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रख करके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा है जी। और कम से कम एक पैरामीटर तो जरूर सेट होना चाहिए कि जो व्यक्ति अभी, जिसकी भी सरकार अभी है, तो वो क्या स्टेटमेंट देगी कि हम इस आधार पे और इन बैकअप्स पे जो है हम ये फ्रीबीज की घोषणा कर रहे हैं, या ये जो है रेवड़ी हम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जनता उसको तौलेगी परखेगी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जनता में ये जागरूकता जगाएं कि देखिए, ये जो फ्री बीज वाली व्यवस्था है ये बाकी व्यवस्थाओं को भंग करेगी, कृपया इनके लालच में ना आए। अगर जनता ही लालच में आने से थोड़ा कतराएगी तो निश्चित तौर पे परिवर्तन तो देखिए जनता से ही आना है। जनता को फ्री से दूर रखना भी बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदीप जी, ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं पीएम मोदी भी लगातार कहीं ना कहीं फ्रीबीज को लेकर जो इलेक्शंस में होते रहे हैं, सवाल उठाए हैं उन्होंने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं थी जिनमें फ्री राशि की बात कही गई। इसके अलावा हम देख रहे हैं लगभग सभी जगह जहाँ चुनाव होते हैं, राज्य सरकार के चुनाव हुए, वहां भी कहीं ना कहीं एक मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ फ्री दीजिए और उसके बाद ही आप चुनाव जीत पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या प्रधानमंत्री की पार्टी भाजपा ने महाराष्ट्र में तमाम ऐसे वादे नहीं किए जो फ्री रेंज के दायरे में आते हैं? सवाल मेरा भाजपा से है, सवाल भारत के प्रधानमंत्री से है कि आप कश्मीर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ईद में हम 5 सिलेंडर 500 में देंगे, 2 सिलेंडर ईद में फ्री दे देंगे।
तो तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को ये ख्याल नहीं आता है कि हम जो फ्री बीज के दायरे में ये वादे कर रहे हैं, ये पैसा कहां से आएगा। आप तमाम 28 राज्यों की सूची देख लीजिए, हर राज्य पे लाखों करोड़ों का कर्जा है। तो ये प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं या तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं समझते हैं। जब चुनावी समर में जाते हैं तो फ्री बीज के दायरे में हर पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र में आप देखिए, आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको माना जाता है? लाडली बहन योजना को। वहां उसको लाड़की बहन योजना बोलते हैं, लाडली बहन योजना। या आप झारखंड में देख लीजिए जी, सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको माना जाता है? मैया योजना को। क्योंकि आप हर महीने उनके अकाउंट में 1000, 2000, 2000 रुपए डाल रहे हैं। तब हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आता है कि ये पैसा कहां से आएगा। ये पैसा हम यदि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में खर्च करेंगे, जॉब क्रिएशन पे खर्च करेंगे, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या किसी पार्टी के अध्यक्ष हो, चुनावी समर में अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के फ्री बीज का वादा करते हैं। आप दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वो तो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं फ्री बीज मेरा एजेंडा है जी। बिल्कुल, और इस पर लगाम लगनी चाहिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। मैं एक बात और कह दूं, फ्री बीज में ये सिर्फ इन चीजों को आप कैटेगराइज मत कीजिए। फ्री बीज में वो भी आते हैं जो जब आप लाखों करोड़ का जो बजट होता है, जो उद्योगपतियों के ऊपर कर्जा होता है, उसको माफ कर देते हैं। क्यों माफ करते हैं आप? यदि किसी बड़े उद्योगपति ने यदि बैंक से कर्ज लिया है, तो ये उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि वो उस कर्ज को खत्म करे। तो आप उनके लाखों करोड़ पर काम करना होगा। फ्री की जो रेवड़ी बांटी जा रही है उस पर लगाम लगानी होगी। प्रदीप जी, इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार अगर चुनाव प्रचार करने निकलते हैं तो फ्री के वादे कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो एक लुभाने वाली बात होती है फ्री सामानों को लेकर, अगर वो उन्हें नहीं मिलता, या फ्री योजना को लेकर जब उन्हें नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। यानी कहीं ना कहीं जनता को भी अब फ्री की आदत लग गई है। इसको रोकना चाहिए और इसमें बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए चुनाव आयोग की, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाना होगा, रणनीति में बदलाव करना होगा। क्या कहते हैं सर प्रदीप जी? जी देखिए, मैं इस बात में तो देखिए, चुनाव आयोग की ये तो दायित्व ही है उनका कि कम से कम इतनी जागरूकता फैलाएं और थोड़ा सा अपने जो एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो अपने नियमों में थोड़ा परिवर्तन करें कि फैक्चुअल बातों पे इसका जो है होना चाहिए। आप लोक लुभावन वादे तो कर लेते हैं, लेकिन अब देखिए हिमाचल में जो है समय से सैलरी नहीं मिल रही। कर्नाटक का मिश्रा जी ने एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक की तो व्यवस्था एकदम बंटे धार पे हो गई। इतनी बड़ी व्यवस्था और एकदम से चरमरा के मुश्किल चल पा रही है। लेकिन चुनाव आयोग अब वो भी सदन से ही निर्देशित होगा। सदन कानून बनाता है, उसके हिसाब से संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। अब ये बहुत बड़ा रुचिकर होगा देखना कि अगर सदन में आता है और सत्ता पक्ष इसको ले आता है इसमें परिवर्तन के लिए, तो विपक्ष उस पर किस प्रकार का रवैया अपनाता है। ये सारी बातें साइड कर दीजिए, रूल इंप्लीमेंट कराना। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो नियम किसका फॉलो करती है? जो सदन में बनता है और सदन से उसको जो है व्यवस्थापिका उसको एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करती है। तो जब बात ये सदन में आएगी कि फ्री बीज को कितना कर्टेल किया जाए या किस प्रकार से उसको चेक एंड बैलेंस उसका बनाए रखा जा सकता है, तो विपक्षी दल या सदन में बैठे छोटी पार्टियां 2 सांसदों वाली और 10 सांसदों वाली और 40 सांसदों वाली और 99 सांसदों वाली, उनका रवैया देखने जैसा होगा कि भाई किस प्रकार से वो अपना रवैया देते हैं इस पर्टिकुलर फ्री बीज की बात या फ्री बीज वाले बिल को लेकर। जी ऋषि जी, और ये देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप कम से कम रोजगार सृजन के ऐसे उपाय दीजिए, इसके साथ साथ स्किल्ड लेबर की बात जो कही जाती है वो कीजिए, आप कहीं ना कहीं स्वरोजगार के अवसर पैदा कीजिए, इन पर आप वो पैसा खर्च कर दीजिए जो कि आप फ्री में बांटना चाहते हैं। बिल्कुल, आप यदि मुझे घर बैठा के 100 दिन खिलाएंगे, उससे अच्छा है कि आप मुझे 10,000 का रोजगार दे दीजिए। मैं किसी, मान लीजिए हमारे एंकर महोदय हैं, एंकर महोदय को आप 10,000 रुपया अकाउंट में पर मंथ दे, उससे अच्छा है एंकर महोदय को कहीं जॉब दे दें। तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन एंकर तो पहले ही जॉब पे हैं। नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ भैया। अरे भैया, एंकर महोदय को लाखों में सैलरी में मिले ऐसा मैं दुआ करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ।
एंकर महोदय तो बहुत तेज तरार एंकर हैं। जी, यानी जी बिल्कुल ऋषि जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री में देने से अच्छा आप रोजगार मुहैया कराएं। गीतू जी जो है वो हिंदुस्तान के टॉप जो तेज तरार एंकर है उनमें शुमार होती है। मैं इनके लिए नहीं कहा एक एग्जाम्पल दिया। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी तो बात करती है कि फ्री वीज खत्म होना चाहिए, फ्री वीज को रूट आउट कर दीजिए, लेकिन जब चुनावी समर में जाते हैं तो फिर ये लोग वही प्रोपेगेंडा करते हैं। आप देखिए ना हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान कहां से कहां होता। आज हमारा जीडीपी देखिए और चाइना का जीडीपी देखिए, चाइना का जीडीपी देखिए फिर अमेरिका का जीडीपी देखिए। आज हम कहाँ हैं और हमारा जो पड़ोसी है वो कहाँ है। तो ये समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ा उससे भी बड़ा मैं मुद्दा मानता हूँ भ्रष्टाचार का। राजीव गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि 1 रुपया पहुंचता है, 1 रुपया केंद्र से मतलब जारी होती है और जहां पहुंचना है वहां 15 पैसा 20 पैसा पहुंच पाता है, 80 पैसा रास्ते में ही लोग खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार इस तरह का भ्रष्टाचार अलग है। बिल्कुल ऋषि जी, आप सही कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार अलग है, यानी ये जो पैसा होता है वो ना जाने कहां चला जाता है या जो दे रहा होता है उसकी जेब में जाता है। जी गीतू जी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जा रहा है किसान निधि योजना का जो जिनका खेती बाड़ी से कुछ लेना देना नहीं है। एक कट्ठा खेती नहीं करते हैं, 1 बीघा खेती नहीं करते हैं, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसको उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये भी है। ठीक है ऋषि जी, आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। प्रदीप जी से मेरा सवाल होगा। प्रदीप जी, एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि लगातार जनगणना को लेकर जो बात कही जा रही थी वो नहीं हुई है, जिसके चलते किसको कितना मिल रहा है ये भी अब स्पष्ट नहीं हो पाया है। देखिए, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को छेड़ा है और ये जनगणना वाली बात तो देखिए वो एक दूसरा मैटर हो जाएगा ओवरऑल। लेकिन मेरा ऐसा अभी इस पर्टिकुलर चीज को लेकर मानना है कि ये चर्चा छिड़ी है और चर्चा जब जोर पकड़ेगी तो राजनीतिक दल उसके लिए मजबूर होते हैं कि नहीं, उनको तो अब इसको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स आ गया और उस पर काम शुरू हो गया। ऐसे इंस्टेंसेस ऐसे इतिहास में हैं उदाहरण देखने के लिए गीतू जी, कि जब चर्चाएं शुरू होती हैं तो सरकार और पार्टियों को उस पर अमल करना पड़ता है और जब अमल करेंगे, अब देखिए ये तो खैर देखिए अगर उस पे आए तो बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी कि ये क्रीमी लेयर और जो असली आरक्षण के लाभार्थी हैं वो तो बेचारे अभी भी गाँव में है। मिश्रा जी बता रहे थे ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। अभी कल रात में मैंने अपने गन्ने जो है कोल्हू में पेरे हैं। हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और अब नए गन्ने की फसल और गुड़ आने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं मिश्रा जी, लेकिन चलिए फिर कभी देखा जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि ये चर्चा अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में डिजिटल मीडिया से अगर हम ये बार बार कंटिन्यू करते रहें तो ये निश्चित तौर पर ट्रेंड को आगे लेकर के जाता है और ये इस समय आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी ऋषि जी से शुरुआत करती हूँ। ऋषि जी, आखिरी कमेंट। देखिए गीतू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जातीय जनगणना जातीय जनगणना नहीं, जनगणना होनी चाहिए और जनगणना होगी तभी पता चलेगा कि हमारे समाज का कौन सा वर्ग है जो आज भी ठीक है सर, समय इतना ही है। एक लाइन में अपनी बात पूरी कर दीजिए, समय इतना ही है। प्रदीप जी से भी क्लोजिंग कमेंट, बहुत समय कम है जी। प्रदीप जी। गीतू चौहान जी, देखिए मैं तो इसका हमेशा पक्षधर हूं कि ये चर्चा बहुत तेजी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा अगर रुक जाएगी तो फिर ये उसी तरह से एक नए ट्रेंड पे आ जाएगी और नई किसी बात पे चर्चा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार के जवाब के बाद देखना रुचिकर होगा कि भाई आगे हम इसको कैसे लेके चलते हैं और कम से कम हम तो इसको अपने रोज के उसमें ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फ्री की रेवड़ी